खरे पहले ही ये कह चुके हैं कि ये संस्मरण का समय नहीं है, इसलिए मैं कोई संस्मरण नहीं सुनाऊंगा। मैं एक शानी के एक दूसरे पक्ष की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। वो दो पत्रिकाओं के संस्थापक संपादक थे। एक मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की पत्रिका साक्षात्कार और दूसरी साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य। ऐसे बहुत कम संपादक याद किए जा सकते हैं जो सरकार से निकल के सहयोग से निकलने वाली पत्रिकाओं को इस स्तर का और इतना खुला मंच बना सके। इसमें उनके कई संपादकीय संकलित हैं। वो ज़माना वो था जब राजेंद्र यादव और उनके कुछ बहुत सारे और कथाकार मित्र कविता से बहुत चिढ़ते थे और ऐसा कोई अवसर ही नहीं चूकते थे जब कविता की थोड़ी बहुत भर्त्सना न करें, क्योंकि दुर्भाग्य से हिंदी आलोचना ज़्यादातर कविता पर ही ध्यान देती रही है और वो कथा साहित्य को या गद्य साहित्य की थोड़ी अवहेलना करती थी। तो ऐसे कथाकार थे, उनमें शानी एक बिरले कथाकार थे। उन्होंने अपने संपादकियों में कितने ही संपादकियों की शुरुआत, और बहुत लंबा संपादकीय नहीं लिखते थे, छोटा ही लिखते थे, या तो उसकी शुरुआत या उसका समापन कविता की पंक्तियों से ही किया है। और ये इसके बहुत सारे उदाहरण इस रचनावली में हैं। दोनों पत्रिकाएं, कम से कम उनमें से एक, साक्षात्कार तो अधः पतन के गर्त में गिर चुकी है। वो इस कदर खराब निकलती है, हालांकि बाद में वो कई वर्षों तक अच्छी भी निकली, लेकिन वो तो इतनी खराब हो गई है कि आते ही साथ उसको सीधे रद्दी की टोकरी में फेंक देता हूं। समकालीन भारतीय साहित्य इतना गर्त में नहीं गिरा, लेकिन दूसरी बात यह है कि इस संपादन के अलावा ऐसे बहुत सारे युवा लेखक, कथाकार और कवि होंगे जिनको पहली बार शानी ने ही अपनी पत्रिका में जगह दी। वो साक्षात्कार में भी उन्होंने ऐसा किया और समकालीन भारतीय साहित्य में भी उन्होंने ऐसा किया। तीसरी बात ये कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि शानी को कुछ परसिक्यूशन मैनिया है और वो हमेशा ही कुछ न कुछ त्रस्त भाव से रहे। उसका एक छोटा सा और संस्मरण सुनाते हुए, हमारे चीफ सेक्रेटरी थे RCVP नरोना, जो ICS अधिकारी थे। शानी के खिलाफ 125 विधायकों के दस्तखत से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया गया, जिसमें उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। वो उस समय साक्षात्कार नहीं निकला था, पर वो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के सचिव थे। तो नरोना साहब ने मुझे बुलाया, मैं नया नया उप सचिव आया था, और उन्होंने बहुत ही ICS की जो दबंग, और उनके सामने वो आपको बुलाएं तो हम लोग तो पत्ते की तरह कांपते थे, क्योंकि मुख्य सचिव उप सचिव को बुलाए ये तो अकल्पनीय था। तो बुलाया, बोला अशोक सिट डाउन, डू यू नो दिस चैप कॉल्ड शानी? मैं कहा सर आई डू। हाउ इज ही डूइंग इन दैट, व्हाट इज दैट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, ही इज डूइंग वेरी वेल, इट इज मेड इट वेरी डायनेमिक एंड ऑल दैट। डू यू थिंक ही इज करप्ट? I'm saying, no sir, I don't think so. He said, then if you think so, take this letter, do an inquiry, bring an unsigned report, I'll sign it. आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि हिंदी में लेखकों के असल दुश्मन तो दूसरे लेखक ही होते हैं ना। हमको अलग से दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्त होते नहीं इन लेखकों के, जो थोड़े बहुत होते हैं वो दुश्मन ही होते हैं। तो उनमें उन दिनों एक बाद में जो प्रख्यात गजलकार हुए,
उन्होंने ये अभियान चलाया था और ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे हास्यास्पद कि फलाने में लाख रुपए खर्च किए गए हैं जबकि उसमें कुछ 100 रुपए भी शायद खर्च नहीं किए गए थे, इत्यादि इत्यादि। फिर दूसरे एक और उदाहरण है, उनके बड़े मित्र थे, उनका नामोल्लेख भी हुआ है, नामवरजी, विष्णु खरे और श्यामाचरण दुबे। 3 लोग हमारे शिखर सम्मान हम मध्य प्रदेश के किसी श्रेष्ठ लेखक को देते थे। इन तीनों ने ये तय किया कि ये शानी को दिया जाए। तो जब भारत भवन का उद्घाटन हुआ था तो उस समारोह में शिखर सम्मान को दिया गया था। उनको एक मुक्तिबोध फेलोशिप भी दी गई थी क्योंकि उनको यकायक एक दिन सरकार बदली और जनता पार्टी की सरकार आई और फौरन उनको हटा के प्रभाकर श्रोत्री को उनकी जगह रख दिया गया। उस समय एक मुक्तिबोध फेलोशिप की बैठक होने जा रही थी, उसमें विजय देवनारायण शाही और मुझे याद नहीं है कौन था, शायद निर्मल वर्मा थे और एक आध कोई और था। इन तीनों ने मिलकर यह तय किया कि इससे शानी को जो धक्का लगा होगा उसका कुछ उपचार करना चाहिए, हमें यह बताना चाहिए कि ही मैटर्स टू अस एज ए राइटर, भले उनको उस पद से हटा दिया गया। तो मुक्तिबोध फेलोशिप शानी को दी गई, लेकिन उनके विभाग ने, जो अब मेरे पास नहीं रह गया था, उनको ये फेलोशिप लेने की अनुमति नहीं दी। तो शानी के जो नाराज़ी थी और जो तकलीफ थी वो सिर्फ मुसलमान होने भर की तकलीफ नहीं थी, हालांकि वो भी बहुत ईमानदार तकलीफ थी। वो बाबू से बढ़ के उस समय शानी से कहा गया था कि आप एक बार जाकर, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य संभवतः अध्यक्ष थे, कि अध्यक्ष से एक बार अपने एक्सटेंशन की बात कर लें तो हो जाएगा। शानी बहुत उग्र व्यक्ति भी थे, उनसे हम में से हर एक ऐसा कोई नहीं है जिसके झगड़े ना हुए हों, और बहुत ही मतलब ऐसा झगड़ा कि लगा कि अब तो गए। लेकिन उस उग्रता के बावजूद उनमें स्वाभिमान भी बड़ा था और वो एक लेखक का स्वाभिमान था। इतनी अच्छी पत्रिका, इन दोनों पत्रिकाओं को एक तरह से स्थापित किया था शानी ने। ये पत्रिकाएं शानी के बिना इस तरह से इतनी जल्दी स्थापित नहीं हो सकती थी, लेकिन उसी समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक को एक्सटेंशन इसलिए नहीं दिया गया कि उसने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के पास जाकर उस एक्सटेंशन की मांग नहीं की थी। हालांकि वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का बड़ा निर्मल उज्ज्वल चरित्र है और उनको ऐसी तवक्को थी, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे ऐसा कहा गया था। इसलिए शानी के बारे में सोचते हुए हमको सिर्फ ये कि अन्याय तो हम लोग किसके साथ हमने नहीं किया है, कुछ के साथ तो रचनावली बना के अन्याय कर दिया है। हाँ, अभी कह रहे थे विष्णु खरे मसलन रघुवीर सहाय के साथ संभवतः इत्यादि, लेकिन वो छोड़ें। स्वयं लेखक समाज ने या साहित्य समाज ने ऐसे अन्याय भी बहुत सारे किए हैं जो संस्थागत भी हैं और व्यक्तिगत भी हैं। उनके एक बहुत परम मित्र ने इस पर आपत्ति की और इसको एक भंडाफोड़ की तरह प्रकट किया कि उनको शिखर सम्मान दिया गया है और ये पहले से तय था। तो पहले से तय था तो क्यों नहीं तय कर सकते थे? पहले से तय में होने में क्या बड़ी भारी नैतिक आपत्ति है? 3 लोग थे, तीनों दिल्ली से गए थे, आपस में अगर बात करके उन्होंने तय किया था, तो अपात्र अगर होते शानी, ये कहने की हिम्मत नहीं है उनमें क्योंकि बड़े उनके मित्र हैं, लेकिन भंडाफोड़ की तरह लिखा है कि उनको मतलब यूं कर दिया, पहले से तय हो जाता था। मतलब ये तो संस्कृति सचिव सब कुछ तय कर देते थे और वो फिर ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण शानी का है। तो मित्रों, लेखक समाज ने भी अपने लेखकों के साथ
दुर्व्यवहार या अन्याय कम नहीं किया है, और शानी इसकी एक मिसाल हैं जिनको याद किया जा सकता है।